नमस्कार दोस्तों, मैं सांडिल अनुज पथ ज्योति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। मैं प्रियम्बल के बारे में आपसे चर्चा कर रहा था और प्रियम्बल आपके कुछ कीवर्ड्स को सिक्योर कर रहा है, कुछ आइडियल्स के बारे में, कुछ कोर वैल्यू के बारे में बात करता है। पहला जो है वो जस्टिस के बारे में बात करता है, दूसरा जो है वो इक्वालिटी के बारे में बात करता है और तीसरा जो है वो आपके लिबर्टी के बारे में बात कर रहा है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इन कोर वैल्यूज को, इन फिलोसफीज को, इन दर्शन को, इन आइडियल्स को क्या किया जाएगा? सिक्योर किया जाएगा। जस्टिस क्या है? व्हाट इज अ जस्टिस? न्याय या समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व में समन्वय स्थापित करती है। यानी न्याय वह है जो लिबर्टी में, जो फ्रीडम में, जो इक्वालिटी में और जो फ्रेटर्निटी में कोऑर्डिनेशन इक्वेट करता है, जो बैलेंस करता है, वह आपकी न्याय कहलाती है। इसी के माध्यम से यानी बाय द वे ऑफ जस्टिस सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय प्राप्त कर सकते हैं। यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त किया जा सकता है। वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है ये सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस के द्वारा ही अचीव किया जा सकता है और हमारा संविधान इस बात के लिए कमिट करता है कि बाय द वे ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस हमारे वेलफेयर कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया जाएगा। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज अ जस्टिस? न्याय क्या है? न्याय विभिन्न विधि शास्त्रियों के द्वारा जो है वो डिफाइन करने का प्रयास किया गया है। उसकी एक डेफिनेशन जो आपकी बेहतर है, जो मैं आपके सामने रखूंगा, अरिस्टोटल ने न्याय को बताया कि न्याय ऑब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, न्याय डायनामिक कॉन्सेप्ट है, न्याय सोल ऑफ द लीगल सिस्टम है। न्याय के द्वारा ही आपके वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को जो है अचीव किया जा सकता है। न्याय दो तरीके की है अकॉर्डिंग टू द अरिस्टोटल, और उन्होंने दो तरीके की जो न्याय बताई है वो आपके डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और दूसरा जो है आपका वो रिफॉर्मेटिव या करेक्टिव जस्टिस है। रिफॉर्मेटिव या करेक्टिव जस्टिस यानी उन्होंने बताया कि किसी भी समाज में यदि समता है, इक्वालिटी है, तो वहां पे न्याय है। यानी न्याय को आपको देखना है कि किसी भी समाज में न्याय है या नहीं है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको इक्वालिटी से देखना है। यानी आपको इक्वेट करना है। इट इज नॉट ऑलमोस्ट सिमिलर और आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट जस्टिस एंड इक्वालिटी, लेकिन काफी हद तक सिमिलर है और इसी से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। यानी किसी भी समाज में यदि इक्वालिटी है तो वहां पे न्याय है। पैरामीटर जो है, जो टेस्ट है आपके जस्टिस का, वो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है। किसी भी समाज में यदि सामाजिक समता है तो वहां पे सामाजिक न्याय है, यदि वहां पे आर्थिक समता है तो आर्थिक न्याय है, और पॉलिटिकल यदि इक्वालिटी है तो पॉलिटिकल जस्टिस है। आपके प्रियम्बल के द्वारा इन्हीं तीन जस्टिस को एक ऑर्डर में, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस को अचीव किया जाएगा, सिक्योर किया जाएगा बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पे अरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लीजिए। पहली चीज उन्होंने कहा कि जब भी आपको जस्टिस को देखना है, जस्टिस क्या है? जस्टिस को फील किया जा सकता है, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, अमूर्त अवधारणा है। इसे यदि आपको देखना है तो कहां से देखोगे? आप इक्वालिटी से टेस्ट करोगे। यदि किसी भी समाज में इक्वालिटी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब उस समाज में क्या हो रहा है? न्याय बढ़ रहा है। न्याय बढ़ेगा कब? जब उनके बीच में समता आएगी। और इन्होंने कहा कि समाज में जो समता है वो दो तरीके से लाई जा सकती है। समाज की जो इक्वालिटी है वो दो तरीके से आ सकती है। मैं इक्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जस्टिस की बात कर रहा हूं। डोंट बी कंफ्यूज्ड, पहली बात स्पष्ट कर लीजिए। अभी ये अरिस्टोटल कहते हैं कि जस्टिस को मेजर करना है तो आपको इक्वालिटी को देखना होगा। यानी इक्वालिटी यदि समाज में बढ़ रही है तो ऐसी स्थिति में उस समाज में न्याय की अवधारणा बढ़े, क्योंकि न्याय जो है ये अमूर्त है। न्याय जो है वो दिखती नहीं है, न्याय सिर्फ अनुभूति किया जा सकता है, इसे फील किया जा सकता है। और ये कहां से दिखेगी आपको? यहां समता से दिखेगी। इस टेस्ट से आपको मेजर करना है। उन्होंने कहा कि किसी भी सोसाइटी में जो जस्टिस है वो दो तरीके से लाई जा सकती है। बोलो, यानी इक्वालिटी जो आप लेके आओगे ये दो तरीके से ला सकते हो। पहला जो तरीका है बाय द वे ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी आप किसी के साथ क्या कर सकते हो? डिस्क्रिमिनेशन करके आप जस्टिस को ले आओगे। और दूसरा नॉन डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा क्या है आपका? नो डिस्क्रिमिनेशन, उनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। यानी डिस्क्रिमिनेशन करके भी आप इक्वालिटी को ला सकते हो और उनके बीच में
कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना करके आप इक्वालिटी को अचीव कर सकते हो। तो ऐसा कोई भी समाज जिसमें इक्वालिटी इस मेथड से लाई जा रही है, बाय द वे ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इस मेथड से लाया जा रहा है, यानी लोगों के बीच में भेदभाव करके यदि इस समता को पैदा किया जा रहा है, अल्टीमेट गोल क्या है? इक्वालिटी को ले आना। अल्टीमेट गोल क्या है आपका? जस्टिस को क्रिएट करना। और ये जस्टिस कैसे आ सकती है? बाय द वे ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है? डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ है टू गिव द प्रेफरेंस ओवर द एनीवन। किसी भी अन्य व्यक्ति और अदर से आप क्या दे रहे हो? यदि किसी व्यक्ति को वरीयता देते हो तो यह माना जाएगा कि आपने क्या किया हुआ है? डिस्क्रिमिनेशन किया हुआ है। डिस्क्रिमिनेशन का सिंपल सा अर्थ क्या हुआ? टू गिव द प्रेफरेंस और प्रायोरिटी ओवर द अदर्स। अदर्स की तुलना में आपने किसी को वरीयता दे दी है तो यह माना जाएगा कि आपने उसके साथ भेदभाव किया गया। तो यहां पे क्या किया जा रहा है? डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर क्या लाई जा रही है? इक्वालिटी। बोलो बेटा। और ये मैं अभी दिखा रहा हूं आपको कि डिस्क्रिमिनेशन से इक्वालिटी को कैसे अचीव कर रहे हो। और दूसरा क्या है कि यदि समाज में बिना किसी भेदभाव के क्या लाया जा सकता है? इक्वालिटी को लाया जा सकता है। मैं अभी जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं अभी जस्टिस की बात कर रहा हूं, मैं अभी किसी काइंड्स के बारे में बात नहीं किया आपसे। ये बाय द वे ऑफ जो डिस्क्रिमिनेशन से जो इक्वालिटी क्रिएट हो रही है और जो जस्टिस पैदा हो रही है, उस जस्टिस को अरिस्टोटल क्या कहते हैं? इसे बाय द वे ऑफ इसे रिफॉर्मेटिव जस्टिस कहा गया। क्या कहा गया? ये रिफॉर्मेटिव जस्टिस है या इसी को करेक्टिव जस्टिस कहा जाता है। कौन सा जस्टिस बोला जाएगा इसे? रिफॉर्मेटिव या करेक्टिव जस्टिस कहते हैं। दूसरा जो है जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यानी कोई भेदभाव नहीं करेंगे, कोई भी आधार जो है आपके भेदभाव का वो ना हो और उस आधार पर बिना भेदभाव किए यदि आप समाज में समता लेके आते हो तो वो जो आपका जस्टिस होगा वो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होगा। क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होगा। बोलो बेटा। तो मैंने आपसे क्या बताया कि आप जो है समाज में इक्वालिटी लाओगे, इक्वालिटी जो लाओगे तो इसका मतलब समाज में न्याय होगा। ये इक्वालिटी दो तरीके से लाई जा सकती है, एक तो भेद करके और दूसरा उनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करके। यदि वो डिस्क्रिमिनेशन करके लाई जा रही है, वो न्याय जो पैदा हो रही है वो न्याय क्या कहलाएगी? आपकी रिफॉर्मेटिव या करेक्टिव जस्टिस कहलाएगी। और दूसरा जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन से आएगी वो क्या हो जाएगी? आपके डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हो जाएगी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इक्वालिटी अमंग द इक्वल्स की बात करता है। किसके बारे में बात कर रहा है? इक्वालिटी अमंग द इक्वल्स। यहां पे ये बताया गया है कि समान लोगों में समानता, समान लोगों में समानता की बात की गई। किसकी बात की गई है? समान लोगों में समानता की बात। और यह कहता है कि यदि असमान लोगों में समानता की बात करोगे तो उनके साथ न्याय नहीं अन्याय होगा, इनजस्टिस होगा, जस्टिस नहीं होगा। क्या नहीं होगा? जस्टिस नहीं हो सकता। मैं सिंपल इसको एग्जांपल देता हूं कि यदि आप 18 साल के बच्चे को और 68 इयर्स के यदि किसी वृद्ध व्यक्ति को एक साथ आप रनिंग में रखो तो ऐसी स्थिति में उसके साथ आप इक्वालिटी कर रहे हो कि नहीं इक्वालिटी कर रहे हो? यानी हर व्यक्ति की अपनी जोग्राफिकल स्टेटस अलग होता है, अपनी कैपेबिलिटी अलग होती है, अपना पोटेंशियल अलग होता है, अपनी स्किल अलग होती है और सभी व्यक्ति के साथ यदि एक समान व्यवहार कर दिया जाए तो उनके साथ न्याय नहीं अन्याय होगा। यानी पुरुष को एक साथ और महिलाओं को एक साथ यदि रख दिया जाए और एक ही मेजरमेंट से और एक ही पैरामीटर से यदि उन्हें मापा जाए तो ऐसी स्थिति में उनके साथ जस्टिस नहीं इनजस्टिस होगा। यहां पे यदि आपको जस्टिस क्रिएट करना है तो क्या करना होगा? समान लोगों में समानता की बात करनी है। यदि आपको रनिंग करानी है तो किनके बीच में ले आना है? आपको 18 साल के बच्चों को 18 साल से रनिंग करा दीजिए। 68 इयर्स के वृद्ध व्यक्ति को यदि आपको रनिंग करानी है तो 68 के ईयर के लोगों को कराइए। यहां पे समान लोगों की समानता की बात की गई है। किसकी बात की गई है? समान लोगों। और यही क्या है आपका? यही आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, जो कि हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। आर्टिकल 14 जो है वो 14 से लेकर के 18 तक जो है वो इक्वालिटी की बात करता है। 14 से लेकर के 18 समता के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 14 जो है उसमें दो तरीके की इक्वालिटी की बात की गई है आपके यहां। पहली चीज क्या है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर द लॉ इंग्लैंड से लिया है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो क्या है आपका? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और यही इक्वालिटी बिफोर द लॉ जो है ये बात करता है किसकी? इक्वालिटी अमंग द इक्वल्स। ये किसके बारे में बात कर रहा है? हमारे यहाँ की इक्वालिटी लिटरल सेंस में नहीं है, हमारे यहाँ की इक्वालिटी जो है इक्वालिटी अमंग द इक्वल्स की बात कर रहा है। यानी आप पुरुषों की बात कर रहे हैं तो पुरुषों में रखिए, यदि आप जो है महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं तो महिलाओं के बारे में बात करेंगे। बोलो भाई। यदि आप वृद्ध की बात कर रहे हो तो वृद्ध के बाद। मैंने आपसे क्या कहा
कि सभी व्यक्ति की अपनी पारिस्थितिकी जो होती है, जो परिस्थितियां होती हैं, जो सर्कमस्टांसेस होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं। इसलिए सभी के लिए समान कानून और समान विधि व्यवस्था स्थापित नहीं किया जा सकता है। और यदि समान लोगों में समानता का व्यवहार करोगे तो ये क्या माना जाएगा? आपका वितरणात्मक न्याय के बारे में बात करता है, इक्वलिटी एमंग द इक्वल की बात करता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है, जो कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को शो करता है। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? आपका अरिस्टोटल ने दिया था। किसने दिया था? अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट है ये, समान लोगों में समान व्यवहार, और इससे न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। और असमान परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्तियों के साथ आप क्या कर दो? समानता की बात करो, तो उनके साथ न्याय होगा या अन्याय होगा? अन्याय होगा, इनजस्टिस होगा। मैं आपसे एक और एग्जांपल बताऊं, यदि आप अप्सपा का कानून आप लोगों ने पढ़ा हो, अप्सपा का कानून जो है वो नॉर्थ ईस्ट में लगा हुआ है। यदि वो कानून बिना किसी कारण के यूपी में लागू कर दिया जाए, वो कानून बिना किसी कारण के वो आपके बिहार में लागू कर दिया जाए, तो क्या ये आपके साथ जस्टिस है या इनजस्टिस है? उनकी परिस्थिति अलग है और हमारी परिस्थिति अलग है। उनके यहां वो कानून जो है वो एप्रोप्रिएट है और हमारे यहां वो कानून एप्रोप्रिएट नहीं है। बोलो, यदि उसी कानून को यदि थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? इनजस्टिस होगा। क्या हो जाएगा? इनजस्टिस हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने आपसे क्या कहा कि समान परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है? आपको समान व्यवहार करना है, ठीक है ना? ये है आपका क्या? वितरणात्मक न्याय। ये क्या कहता है? आपका डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के बारे में बात करता है। इक्वालिटी अमंग द इक्वल्स, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये क्या है आपका? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और यहां पे क्या नहीं करना है? अब जो समान परिस्थिति में लोग हैं उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। देयर इज नो एनी डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल। यहां पे ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट, इन सारे आधारों पर आप उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। यह क्या हुआ? नॉन डिस्क्रिमिनेशन। यहां पे बिना भेदभाव किए हुए क्या लाई जा रही है? समता लाई जा रही है। क्या लाई जा रही है? और समता लाई जा रही है, इसका मतलब उस समाज में क्या पैदा किया जा रहा है? जस्टिस। क्या लाया जा रहा है? आपका जस्टिस। ये मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट आप अपने पहले दिमाग में रख लीजिए। ये कीवर्ड्स है। जस्टिस यदि आपको समझ में आ गया तो सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, बाकी उनके काइंड्स के बारे में। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, डिस्क्रिमिनेशन करके इक्वालिटी को लाया जा रहा है। क्या लाया जा रहा है? और इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो रिजर्वेशन का है। कौन सा है? यानी यहां पे जो करेक्टिव जस्टिस या रिफॉर्मेटिव जस्टिस की बात की गई है वो आपका रिजर्वेशन है। मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूं कि आपके यहां जनरल की सीटें हैं, बोलो बेटा, ओबीसी है आपकी, और फिर क्या है आपका? एससी है, और क्या है? एसटी। अब आप जरा देखें यहां पे इनका जो कट ऑफ है वो मान लीजिए, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है? इस पे चैलेंज मत करिएगा, कुछ यहां हमारा उससे ज्यादा आता है। ये 200 है, 200 मार्क्स का है। इनकी कट ऑफ मैं 10 नंबर रखता हूं कम, 190 है, और ये 180 है, और ये कितना है आपका? 170 है। यहां का जो कट ऑफ है, यहां पे आप देख रहे हैं कि कट ऑफ 200 मार्क्स का है, यहां कट ऑफ कितना है? 190 का है, यहां पे कट ऑफ कितना है? 180, और यहां पे कितना है? 170। यहां पे आप क्या कर रहे हो? डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? डिस्क्रिमिनेशन आपने कर दिया हुआ है। इसका मतलब एसटी का जो कैंडिडेट होगा, एसटी का जो स्टूडेंट है, वो 170 नंबर पाने के बाद भी वो क्या करेगा? प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेगा। बोलो बेटा, यहां पे आपने क्या किया हुआ है? अंतर किया है। यहां पे क्या किया है? आपने डिस्क्रिमिनेशन किया हुआ है। लेकिन पर्पज क्या है? अल्टीमेट गोल क्या है? इक्वालिटी को ले आना है। क्या ले आना है आपको? इक्वालिटी। इसका मतलब कि यदि यहां पे जो पोस्ट क्रिएट हुई है, उस पोस्ट पर इन सभी वर्गों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यानी यहां पे यदि आप आईएएस ऑफिसर की बात कर रहे हैं या आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं, तो यहां पे जो भी लोग आए वो क्या हो? समान हो। मेरी बात आप लोग समझ पाए? नहीं समझ पाए? पर्पज क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है यहां पे डिस्क्रिमिनेशन करने का? यहां पे पर्पज क्या है? टू क्रिएट द इक्वालिटी इन द पोस्ट इन दिस प्लेस। मेरी बात आप सोच पाए? इसका मतलब आपके यहाँ का जो यूपीएससी ऑफिसर जो भी आपके यूपीएससी के अंतर्गत सेलेक्ट होकर के जाए, वहां पे हर वर्गों का क्या होना चाहिए? रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। वहां पे क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। अल्टीमेट गोल क्या है आपका? अल्टीमेट गोल है इक्वालिटी को ले आना समाज में, यानी इस वर्ग का व्यक्ति भी उस जगह पे पहुंचे। बोलो भाई, तो ये क्या है आपका? ये डिस्क्रिमिनेशन करके हुआ है कि विदाउट डिस्क्रिमिनेशन करके हुआ है? डिस्क्रिमिनेशन करके हुआ है। तो मैं आपसे बता रहा हूं कि आपके यहां जो समाज में जो समता पैदा की जाएगी वो दोनों तरीके से किया जाएगा। पहला कौन सा तरीका? पहला बिना भेदभाव किए हुए, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और दूसरा जो तरीका है वो क्या है आपका? डिस्क्रिमिनेशन करके। यदि डिस्क्रिमिनेशन करके यदि आप इक्वालिटी को लेके आते हो तो ऐसी जो इक्वालिटी होगी वो क्या कहलाएगी? आपके करेक्टिव जस्टिस कहलाती है। क्या कहलाएगा? ये
या रिफॉर्मेटिव जस्टिस कहलाती है। और बिना डिस्क्रिमिनेशन के यदि आप ले आते हो तो क्या हो जाएगा, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हो जाएगा। ये इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया आपका जस्टिस का। और ये जो कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा था ये किसका है आपका, ये अरिस्टोटल का है। किसका है? और इसी कॉन्सेप्ट को हमारे संविधान में भी लाया गया और इसी को यदि आप माइंड में लेकर के चलोगे तो ऐसी स्थिति में पूरा का पूरा जस्टिस का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। बोलो बेटा। तो जस्टिस इन अ शॉर्ट मैंने आपको क्या बताया, जस्टिस इज अ सोल ऑफ एनी लीगल सिस्टम। जस्टिस क्या है? किसी भी लीगल सिस्टम का सोल है। जस्टिस इज अ प्रोसीजर। जस्टिस क्या है? एक प्रक्रिया। जस्टिस इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। जस्टिस क्या है? एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है जो कि चेंजेबल होता है, बदलता रहता है, समय काल परिस्थिति के हिसाब से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बोलो बेटा। और इसी न्याय के माध्यम से हमें क्या प्राप्त करना है, वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को अचीव करना है। क्या करना है? वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को अचीव करना है, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 38 में 38 में हमने क्या करा है, अडॉप्ट करा है। हमारा जो इंडिया होगा वो क्या होगा आपका, इंडिया क्या होगा आपका, वेलफेयर स्टेट होगा। लेकिन इस वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को कैसे अचीव किया जा सकेगा? मैंने आपको बताया था कि भारत पहले क्या था, भारत पहले पुलिस राज्य था। यानी स्टेट जो बना, स्टेट का जो क्रिएशन हुआ था उस समय जो राज्य की अवधारणा थी, राज्य की अवधारणा में क्या आया था, मैंने आपको बताया था कि आपके यहां सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंतर्गत जो स्टेट की फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो ड्यूटी थी वो क्या थी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, आपकी लाइफ, लिबर्टी और लिम्ब और आपकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना। ये दो मेन फंक्शन हुआ करते थे स्टेट के। और ऐसे स्टेट को क्या कहा जाता था, पुलिस स्टेट कहा जाता था। लेकिन भारत के संविधान के लागू होने के बाद आफ्टर द 26 जनवरी ऑफ द 1950 हमारे यहाँ वेलफेयर कॉन्सेप्ट आया, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट। और वेलफेयर स्टेट कौन से स्टेट होते हैं, वेलफेयर स्टेट क्या है, ऐसे स्टेट जो कि वेल बीइंग के लिए काम करेंगे, अपने लोगों के लिए काम करेंगे, अपने लोगों के गुड के लिए काम करेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करेंगे। ऐसे जो स्टेट होंगे वो क्या होंगे, वेलफेयर स्टेट होंगे। लेकिन ये जो वेलफेयर का स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो कैसे अचीव किया जा सकता है, तो बाय द वे ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। कैसे अचीव करोगे आप, सामाजिक और आर्थिक न्याय के द्वारा इसे क्या किया जाएगा, अचीव करने का प्रयास किया जाएगा। आर्टिकल 38 पढ़ते हैं और आर्टिकल 38 में इस बात को स्पष्ट किया गया है, किसके द्वारा, इन जस्टिस के माध्यम से क्या किया जाएगा, वेलफेयर के कॉन्सेप्ट को। मैंने आपसे बताया कि जब भारत आपका वेलफेयर स्टेट हुआ तो वेलफेयर स्टेट में इसके फंक्शन क्या हो गए, बढ़ गए। बोलो भैया, इनके जो फंक्शंस थे वो क्या हो गए, बढ़ गए। यानी अब आप देखिए ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये हेल्थ के बारे में बात कर रहा है, सोशल सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहा है, पॉवर्टी के बारे में बात कर रहा है, लिटरेसी के बारे में बात करता है, ये जो है डिसेबिलिटीज के बारे में बात कर रहा है। बोलिए, इन सारी चीजों के बारे में आपको व्यवस्था मुहैया कराएगा। ये किस पर काम कर रहा है, सर्वजन हिताय एंड सर्वजन सुखाय की कॉन्सेप्ट पर काम करता है। ये वेंथम के यूटिलिटेरियन थ्योरी पर काम करता है। यानी हमारी जो लॉ एंड पॉलिसीज होंगी वो किस तरीके से होंगी, जो वेलफेयर को इंप्रूव करे, वेलफेयर को प्रमोट करे। किसको प्रमोट करेगा, वेलफेयर को प्रमोट करे। और इसी के कॉन्सेप्ट को, यानी इस जस्टिस के कॉन्सेप्ट को क्या करना है, अप्लाई करना है और समाज में वेलफेयर के कॉन्सेप्ट को क्या करना है, प्रमोट करना है। तो आपके यहां न्याय जो है वो तीन तरीके की है। प्रियम्बल में तीन तरीके की न्याय को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। इसके लिए आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कमिटेड है। और कैसे है बाय द सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। किसके द्वारा ये किया जाएगा, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस के द्वारा किया जाएगा। अब क्वेश्चन ये है, मैंने आपसे बताया था कि आपके यहां का जो संविधान है, संविधान का हर वर्ड्स जो है वो कंसेंसस से आया हुआ है। किससे आया हुआ है, मेजॉरिटी से नहीं आया है, कंसेंसस से आया हुआ है। यानी ईच एंड एवरी वर्ड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड बाय द कंसेंसस। यानी सारे के सारे लोग उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में या तो उससे कन्विंस थे या कन्विंस किए गए, ठीक है, तभी उस शब्द को क्या किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। तो जो क्रम है आपके प्रियम्बल में, पहला ही क्रम है आपका क्या, सोशल जस्टिस। किसके बारे में बात किया गया है, तीन तरीके की न्याय की बात किया गया है। पहला जो है आपका कौन सा है, सोशल जस्टिस है। दूसरा जो है वो आपका इकोनॉमिक जस्टिस है। पहले हम सबसे पहले किस बात को सिक्योर करेंगे, सोशल जस्टिस को सिक्योर करेंगे। किस बात को, सोशल जस्टिस को। दूसरा जो है वो इकोनॉमिक जस्टिस को। और तीसरा जो है वो किस बात को सिक्योर करेंगे, किसको। अब जहां पे जस्टिस वर्ड है वहां पे थोड़ी देर के लिए आप इक्वालिटी को रखेंगे। क्या रखेंगे, पहली चीज किससे इक्वेट करेंगे आप इसको, ये पहली चीज बेटा, पहला क्या है आपका, सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस। दूसरा क्या है आपका, इकोनॉमिक। तीसरा क्या है आपका, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल, ठीक है।
अब यहाँ पे जो जस्टिस है और इस जस्टिस को आप किससे इक्वेट करोगे, किससे रिप्लेस करोगे? इक्वालिटी से। किससे करोगे आप? इक्वालिटी। इसका मतलब जहां पे भी सोशल इक्वालिटी है, जहां पे भी सोशल इक्वालिटी है वहां पे सोशल जस्टिस है, जहां पे इकोनॉमिक इक्वालिटी है वहां पे इकोनॉमिक आपके जस्टिस है, और जहां पे पॉलिटिकल इक्वालिटी है वहां पे उस समाज में क्या है आपका? क्या है? पॉलिटिकल जस्टिस। मेरी बात आप समझ पाए? तो इसी बात को यदि स्पष्ट करा जाए तो सामाजिक न्याय के कॉन्सेप्ट को होनोर के द्वारा, HONOR, होनोर के द्वारा यह भी बताया गया है कि ऐसा जो सोशल जस्टिस लाया जा सकता है वो दो तरीके से लाया जा सकता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। किस तरीके से लाया जा सकता है ये कॉन्सेप्ट? बाय द नॉन डिस्क्रिमिनेशन मेथड्स। किसके द्वारा? बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब विभेदनहीनता, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? डिस्क्रिमिनेशन लेस सोसाइटी में ऐसे इक्वालिटी, ऐसे जस्टिस को लाया जा सकता है। और दूसरा तरीका जो है वो क्या है आपका? वो कैसे डिस्क्रिमिनेशन करके लाया जा सकता है। यही बात होनोर भी कह रहे हैं, जो कि अरिस्टोटल ने कहा था सोशल जस्टिस के बारे में। सामाजिक न्याय में जो कॉन्सेप्ट है वो किसका कॉन्सेप्ट है आपका? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का। किसका कॉन्सेप्ट है? यानी समान लोगों में किसकी बात करेंगे आप? समानता की बात करेंगे, ठीक है ना? सोशल इक्वालिटी का मतलब, सोशल जस्टिस का मतलब क्या हुआ? सोशल इक्वालिटी। इसका मतलब समाज में क्या होना चाहिए? इगैलिटेरियन सोसाइटी होनी चाहिए, समतावादी नीतियां होनी चाहिए जो समाज को क्या करे? कॉम्पैक्ट करे, उसकी सोशल सॉलिडरिटी को बढ़ाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी समाज में ना तो कोई ऊंच है ना कोई नीच है। मेरी बात आप समझ पा रहे? इसका मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ द क्लास हायरार्की, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनकी परिस्थिति के आधार पर उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं करेगा। एवरीवन इज इक्वल, हर कोई व्यक्ति क्या होगा? इक्वल होगा। और यही बात क्या हो जाएगी आपकी? सामाजिक न्याय होगी। क्या होगी? सामाजिक न्याय। और सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? सामाजिक न्याय ऐसे लोग जो सामाजिक विकास से वंचित हैं। पहली चीज क्या है? ऐसे लोग जो सामाजिक न्याय से वंचित हैं, यानी समाज में वंचित लोग हैं, जो डिप्रेस्ड है, जो डाउन ट्रोडन है, उसे आवश्यक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। उन्हें क्या करना है? सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ही सोशल जस्टिस है। टू प्रोवाइड द सोशल जस्टिस ऑफ द डाउन ट्रोडन और द डिप्रेस्ड क्लास इज द सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय क्या है? समाज के वंचित वर्ग को क्या देना है? सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। क्या करना है? सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ही क्या है उनके साथ? सोशल जस्टिस है। बात समझ पाए? सामाजिक भेदभाव, असमानता और शोषण, जहां पे भी सामाजिक असमानता यानी सोशल इनइक्वालिटी है, उसे क्या करना है? समाप्त करना है। जहां पे सोशल एक्सप्लॉयटेशन है, उसे क्या करना है? समाप्त करना है। बोलो बेटा। जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है उसे क्या करना है? समाप्त करना है। यही क्या है आपका? सोशल जस्टिस, यानी सोशल इक्वालिटी को प्रिवेल कराना है। क्या कराना है आपको? सोशल इक्वालिटी। इसका मतलब यदि समाज में यदि कोई भेदभाव है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, बोलो भैया, कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, जेंडर के आधार पर ऐसा कोई भेदभाव है तो उस समाज में सोशल इक्वालिटी नहीं हो सकती। इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। समाज में क्या लाया जाएगा? इगैलिटेरियन सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है, समतावादी समाज की बात किया जा रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? समताकरण। और समताकरण में क्या है कि जो इनइक्वालिटीज है, सोशल इनइक्वालिटीज, उन्हें क्या किया जाएगा? समाप्त किया जाएगा। सोशल इनइक्वालिटीज को क्या किया जाएगा? समाप्त किया जाएगा। यदि उनका एक्सप्लॉयटेशन है तो उस एक्सप्लॉयटेशन को क्या किया जाएगा? समाप्त किया जाएगा। यदि कोई डाउन ट्रोडन है या कोई डिप्रेस्ड है या कोई अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, उन्हें क्या किया जाएगा? सोशल सिक्योरिटी मुहैया कराना ही क्या होगा आपका? इस संविधान का लक्ष्य होगा, यानी सामाजिक न्याय दिलाना होगा। मेरी बात आप लोग समझ पाए? इसका मतलब समाज के वंचित वर्ग, शोषित वर्ग को क्या दिया जाए? सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना ही सामाजिक न्याय। और ये कैसे होगा? बाय द वे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कैसे पैदा करेंगे आप? इस संविधान के द्वारा। यह संविधान इस बात को सुनिश्चित करेगा। और आज की डेट में आप देखिए कि हमारे यहां जो बातें की जा रही हैं वो किसके बारे में बात किया जा रहा है? हमारे वेलफेयर स्टेट के द्वारा सोशल इक्वालिटी को लाया जा रहा है, सोशल सिक्योरिटी को तैयार किया जा रहा है। इसका मतलब सोशल जस्टिस किया जा रहा है। आज आप देखिए आपका जो समाज है और इस संविधान के द्वारा जो विधियां बना करके क्या बात की जा रही है? आपके हेल्थ के बारे में बात करी जा रही है, आपके स्वास्थ्य के बारे में बात किया जा रहा है, आपके सिक्योरिटी के बारे में बात किया जा रहा है। आज भी देखिए बहुत सारी ऐसी स्कीम है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के द्वारा ये सोशल सिक्योरिटी को क्या करती हैं? बढ़ावा दी जाती है। बोलो भाई, अब हम किसके लिए बात करते हैं? डिसेबल्ड लोगों के बारे में बात करते हैं, आपके हेल्थ के बारे में बात करते हैं, आपके एजुकेशन के बारे में। जो भी इनइक्वालिटीज है, इन आधारों को क्या किया जा रहा है? दूर किया जा रहा है। आपके फूड के बारे में बात किया जा रहा है, आपके हाउसेस के बारे में बात किया जा रहा है, आपके शेल्टर के बारे में बात किया जा रहा है।
ये क्या है? सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? सोशल सिक्योरिटी। और सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा रहा है, इसका मतलब आपके साथ क्या किया जा रहा है? सोशल जस्टिस किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? सोशल जस्टिस किया जा रहा है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। दूसरा जो आपका न्याय है वो किसके बारे में बात कर रहा है? इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिक इक्वालिटी। यदि ये माइंड में रखेंगे आप कीवर्ड्स, मैं आपको बार बार कहता हूं कि इक्वालिटी एंड जस्टिस इज नॉट आइडेंटिकल टर्म, ये आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन ये आपको समझने के लिए क्या होंगे? बहुत ही हेल्पफुल होंगे यदि आप इस माइंड को और इस कॉन्सेप्ट को लेकर के चलेंगे। सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस क्या है? इकोनॉमिक इक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी है उसे समाप्त किया जाए, यानी अर्थ के आधार पर जो भेदभाव किए जाएंगे यदि उन्हें समाप्त किया जाए तो ये क्या होगा? आपका इकोनॉमिक जस्टिस होगी। अर्थ के आधार पर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, और कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित नहीं रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक। मैं आपके कुछ एग्जांपल बता रहा हूं, इसके लिए बहुत सारे जो आपकी स्कीम्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लाई गई, बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस जो लॉज के द्वारा बनाए गए जहां से इकोनॉमिक इक्वालिटी को बढ़ावा मिला, जो प्रमोट करता है आपके इकोनॉमिक इक्वालिटी को। और उसमें जो पहला लॉ है आपका, वो जो मिनिमम वेजेस एक्ट के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें? मिनिमम वेजेस एक्ट जो है ये क्या बताता है? इकोनॉमिक इक्वालिटी को प्रमोट करता है, इकोनॉमिक इक्वालिटी, इकोनॉमिक जस्टिस को प्रमोट करता है। बोलो बेटा, जो भी आपके फार्मर्स रिलीफ, जो डेट रिलीफ एक्ट पास किए गए हैं वो क्या है? आपके इकोनॉमिक जस्टिस को बढ़ावा देते हैं, आर्थिक रूप से न्याय प्रदान करते हैं। जो आपके मिनिमम वेजेस एक्ट हैं, इक्वल वेजेस एक्ट हैं, लेबर लॉज हैं, जो आपके इनकम टैक्स लॉज हैं, ये किसको बढ़ावा दे रहे हैं? आपके जो लैंड रिफॉर्म्स लॉज है, ये किसको बढ़ावा दे रहे हैं? आपके इकोनॉमिक जस्टिस को। किसको बढ़ावा देते हैं? अब जरा देखिए आप, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जो इनकम टैक्स है उसके आपके यहां देखिए कि इनकम टैक्स में आपके यहां क्या है? आपके स्लैब्स बटे हुए। क्या बने हुए हैं? स्लैब्स बने हैं, यानी 5%, यानी इतने लाख रुपए वाले, मान लीजिए 2.5 लाख रुपए, मैं समझा रहा हूं, ठीक है, डेटा आप कलेक्ट करिएगा। मान लीजिए कि 2.5 लाख की बात कर रहा है, तो कह रहा है कि ये जो है टैक्स फ्री है, ठीक है, इन्हें टैक्स पे नहीं करना होगा। आपको मैं सिर्फ समझा रहा हूं, ठीक है, समझने के लिए आप गणित समझिए आप जरा, कि इक्वालिटी कैसे ला रहा है टैक्स के स्लैब को ला करके। कह रहा है कि 5 लाख रुपए जो एनुअल जिसकी इनकम है वो कितना देंगे? 5% देंगे। ठीक है भैया, मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, ये डेटा करेक्ट नहीं है, इस डेटा सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है ना। जो 10 लाख रुपए तक का एनुअल इनकम रखने वाले हैं वो 10% देंगे। कितना देंगे? 10% देंगे। बोलो भैया। या जो 50 लाख रुपए तक की इनकम रखने वाले हैं वो कितना देंगे? 20% देंगे। और जो 1 करोड़ रुपए या उससे ऊपर कमाने वाले हैं वो कितना देंगे? आपके 30% देंगे। बोलो बेटा, इसका मतलब आपसे, आपकी इनकम के आधार पर जो आपसे टैक्स लिया जाएगा वो एज पर आर अकॉर्डिंग टू योर इनकम लिया जा रहा है। किसके आधार पर लिया जा रहा है? इनकम के आधार पर लिया जा रहा है। मैं और बता दूं आपको, समझ लो भैया तुम लोग थोड़ा सा गणित में। पहले 10 लाख रुपए तक मान लीजिए कितना परसेंट लिया गया? मान लो 10%। कितना परसेंट? 10% टैक्स लिया जाएगा 10 लाख तक। जो आपका 1 करोड़ रुपए तक के लोग हैं उनसे 20% लिया जाएगा। जो 1 करोड़ रुपए 10 के ऊपर और 20 पर है तो कितना परसेंट लिया जा रहा है आपसे? और 1 करोड़ के जो ऊपर वाले हैं उनसे कितना लिया जाएगा? 30%। और इसी के बाद आपका स्लैब जो है वो रुक जाता है। स्लैब आपका क्या हो गया? रुक गया। तो आपने जो पैसा लिया, यानी जो गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले रही है, 10 लाख रुपए वालों से कितना ले रही है? 10%। 1 करोड़ रुपए वालों से कितना ले रही है? 10 के ऊपर और 1 करोड़ तक का जो है वो कितना ले रही है? 20%। और 1 करोड़ से ऊपर वाले लेने से जो इनकम है उनसे कितना ले रही है? आपके 30%। आखिर जरा बताओ, ये आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। यदि सारे लोगों से आपने 30% लिया होता या 10% लिया होता तो इकोनॉमिक इक्वालिटी होती या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पैदा होती? क्या पैदा होती? आप जरा देखा जाए, है ना, देख लीजिए। यानी 10 लाख रुपए तक मैं कमा रहा हूं, ठीक है, 10 लाख रुपए तो मुझसे 10% ले लिया, 1 लाख रुपए। बोलो भाई, तो मेरे पास जो बचा वो अमाउंट कितना बचा? 9 लाख रुपए। कितना बचा? 9 लाख। और मुझसे भी यदि 30% वसूला होता तो मेरे पास कितना बचता? कितना बचता? 7 लाख बचता। तो मेरा अमाउंट कम हो जाता कि ज्यादा हो जाता? कम या ज्यादा? कम हो जाता। जो 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, 1 करोड़ तक 20 वाला, और 1 करोड़ या एक उससे ज्यादा कमाने वाला 30% दे रहा है। यानी 1 करोड़ रुपए कमाने वाला है तो उससे मैंने कितना लिया? 30% लिया।
30% लिया तो कितना हो गया, 70 लाख बचा उसके पास, कितना, 70 लाख। बात समझ पाए बेटा, कितना, इसके पास 70 लैक्स और आपके पास जो बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है, 9 लैक्स, कितना, 9 लैक्स। यदि इससे आपने 30% लिया होता तो आपके पास 7 बचता, या इससे आपने 10% लिया होता तो इसके पास कितना बचता, 90 बचता। बोलिए जरा, ये जो डिफरेंस आ रहा है वो इसकी वजह से कम हुआ है कि नहीं हुआ है आपका, 30% और 10% के आधार पर ये कम हुआ कि नहीं हुआ। इससे आपने कितना लिया, 10%, ये कितना हो गया, 9 लाख रुपए, ठीक है ना। और इससे आपने 30% लिया, इससे कितना हुआ, 70 लाख। आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 61 लाख का आ रहा है। कितना आ रहा है, 61 लाख का आ रहा है। यदि इससे भी मैंने 10% लिया होता तो इसका कितना आता, 90 लाख आता। अब जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 9 में 90 करोगे 81 लाख आएगा। कितना आएगा, 81 लाख। बोलो, तो ये डिफरेंस ज्यादा है कि नहीं है। इस डिफरेंस को मैंने रिड्यूस किया कि नहीं किया। आप लोगों को मेरी बात समझ में आई है जो आपको समझाना चाह रहा था। इसका मतलब नहीं क्लियर हुआ, यानी इसका मैंने 30 लिया बेटा ना, तो 30 लिया तो कितना हो गया इसका, 70, और आपसे 10 लिया तो आपका कितना हो गया, जो डिफरेंस है यहां पे कितना है, 61 लाख का है। अब मैं एक फॉलो कर रहा हूं कि यही 10% इससे भी ले रहा हूं तो इसका कितना हो जा रहा है, 90, और 90 का -9 करोगे तो कितना हो जाएगा, कितना, 81 लाख ज्यादा है कि नहीं है। 81 लाख मैंने आपसे ले लिया कि नहीं ले लिया, 30% लगा करके। बोलो बेटा, इसका मतलब आपका जो डिफरेंस इतना था वो डिफरेंस कम हुआ कि नहीं हुआ। और ये कैसे हुआ है, बाय द वे ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये कैसे हुआ है आपका, बाय द वे ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इक्वालिटी लाया कि नहीं लाया, कुछ तो समता पैदा हुई कि नहीं हुई। 20 लाख तो घटा दिया ना आपका, तो अभी भी आप कुछ स्लैब में नीचे आ गए। मैं आपसे कहता हूं कि इक्वालिटी एक आइडियल कॉन्सेप्ट है, जस्टिस एक आइडियल कॉन्सेप्ट है। इसे किसी भी समाज में पूरी तरीके से लाया नहीं जा सकता। इसे सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा सकता है, पैचअप किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, पैचअप किया जा सकता है। मेरी बात आप लोग समझ पाए। तो आपके यहां जो टैक्स लॉज है, जो इनकम टैक्स है, उसका जो स्लैब बनता है वो कैसा है, प्रोग्रेसिव है या डिग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव है या डिग्रेसिव है, कैसा है, प्रोग्रेसिव है। क्या बात कर रहे हो यार। देखो आपके यहां का जो स्लैब है वो ये है ना, एक लेवल तक चलता है और इसके बाद फिर क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है। बात समझ पाया। ये प्रोग्रेसिव कहां हुआ, प्रोग्रेसिव तो ये हुआ कि ना इनकम बढ़ रही है, लगातार टैक्स भी बढ़ रहा है। ऐसा तो है नहीं आपका। तो पहली बात तो पहले क्या हो रहा है आपका, प्रोग्रेसिव, और फिर क्या हो जाता है, ठीक है ना। और ये जो मेथड्स है इसी को क्या कहा जाता है, डिग्रेसिव स्लैब बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, चलिए ये वो इकोनॉमिक्स वाले सर बताएंगे आपको बेहतर। अभी आप ये समझिए, ये क्या हो गया आपका, ये जो आपके टैक्स लॉज है ये इकोनॉमिक जस्टिस को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। क्या देते हैं, इकोनॉमिक जस्टिस को बढ़ावा दे रहे हैं। यस आर नो। अच्छा, दूसरा चीज देखो बेटा, अर्थ के तौर पर मैं आपसे कह रहा हूं कि इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर आपकी इक्वलिटी पैदा की जा रही। क्या पैदा किया जा रहा है, इक्वलिटी। और मैंने आपसे कहा कि सिर्फ हम पैचअप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पैचअप कर सकते हैं, पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर सकते। तो हमने थोड़ा सा तो रिड्यूस किया ना भाई, जो इतनी इक्वालिटी थी थोड़ा बहुत तो लाया ना आपके पास। तो अब थोड़ा बहुत लाया, इसका मतलब क्या हुआ, इकोनॉमिक जस्टिस हो रही है कि नहीं हो रही है, इकोनॉमिक जस्टिस, और इस लॉ के थ्रू हो रहा है। इसी तरीके से देखो आपने क्या लाया, मिनिमम वेजेस एक्ट लाए। क्या लाया है आपने, मिनिमम वेजेस एक्ट लाते हैं आप। मिनिमम वेजेस एक्ट जो है ये क्या बता रहा है, आपके इकोनॉमिक जस्टिस को बताता है। यहां पे आपके द्वारा यदि कोई कार्य किया जा रहा है तो उसके लिए एक न्यूनतम वेतन आपको मिलेगा, एक न्यूनतम बेस दिया जाएगा, मिनिमम। बोलो बेटा, ऐसी स्थिति में आपकी जो आर्थिक व्यवस्था है वो सुदृढ़ होगी या नहीं होगी, आर्थिक व्यवस्था जो होगी वो सुदृढ़ होगी। यानी गवर्नमेंट ने ये फिक्स कर दिया है कि मनरेगा में काम करने वाला जो व्यक्ति है उसकी न्यूनतम मजदूरी जो है वो कितनी होगी, इतनी होगी। ये फिक्स कर दिया। पहले के समय में ये ऐसा नहीं होता था। पहले काम करवाया जा रहा है, आपको कोई 150 दे रहा है, कोई 200 दे रहा है, कोई 300 दे रहा है, और ऐसी स्थिति में आज की डेट में ये फिक्स कर दिया है, दिस इज द मिनिमम प्राइस, यू हैव टू प्रोवाइड, यू हैव टू गिव। आपको क्या करना होगा, इस लेवल पर देना ही होगा। तो हमारा जो आर्थिक स्तर है वो बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, बोलो बेटा, हमारा जो स्तर है वो बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, बढ़ा। और ये क्या है, इकोनॉमिक जस्टिस है या नहीं है, बोलो भाई, ये इकोनॉमिक जस्टिस को बढ़ावा दे रहा है। इसी तरीके से आपके यहां जो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है, क्या है बेटा, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है। एक आदमी, हमने जमींदारी अधिनियम जो है वो लाया, ठीक है ना। जमींदारी को
एबॉलिश करने के लिए हमने क्या लाया? लॉज लाए। बोलो, तो जमींदारी आपके पास क्या है? एक वेल्थ का कंसंट्रेशन है, आपके पास 500 बीघे हैं, आपको 800 बीघे है, आपके पास 1000 बीघे है, उसको हमने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट किया। क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट किया। ला बना करके हमने इसे क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट किया ऐसे लोगों के पास जिसके पास लैंड नहीं था, जो लैंडलेस लोगों थे, उनको हमने आपकी जमीन को क्या कर दिया? लेकर के उसे दे दिया। यानी आर्थिक रूप से उसे क्या किया? मजबूत किया कि नहीं हुआ? यानी एक व्यक्ति जिसके 500 बीघे खेत थे और हमारे पास बीघे खेत नहीं थे, हमने उसकी जमीन को लेकर के, यानी लॉ जो बना करके आपको जमीन दिया, तो आपके और उसके बीच में आर्थिक रूप से कुछ समृद्धता पैदा की। ये इकोनॉमिक इक्वालिटी लाया कि नहीं लाया? तो ये जो लॉ है आपके, वो क्या बता रहे हैं? आपके इकोनॉमिक जस्टिस को बता रहे हैं। इसी तरीके से आप देखिए, पीआईएल का जो कॉन्सेप्ट आता है, पीआईएल के कॉन्सेप्ट में जो भी व्यक्ति आर्थिक रूप से निर्धन है, गरीब है, अशिक्षित है, अपंग है, जो कोर्ट में नहीं पहुंच पा रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ द पीआईएल वो अपने मामले को कोर्ट में ले जा पा रहा है कि नहीं ले जा पा रहा है? इसका मतलब अर्थ के आधार पर किसी को न्याय से वंचित नहीं किया जाएगा। बोलो भैया, इसका मतलब आपके पास पैसे नहीं है तो ये जरूरी नहीं है कि अब आप सुप्रीम कोर्ट में केस को फाइल नहीं कर सकते। वो क्या किया जा सकता है? पीआईएल का जो कॉन्सेप्ट था वो ये बताया ही था कि न्याय चला निर्धन की ओर, किसकी तरफ? यानी जस्टिस मूव्स टुवर्ड द पुअर्स, किसकी तरफ गया है? पुअर्स की तरफ से गया है। और ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो किसके लिए है? आपके इकोनॉमिक जस्टिस। और ये कैसे पैदा हो रही है? आपके इस संविधान के द्वारा। किसके द्वारा? इस संविधान के द्वारा। यानी इक्वल वेजेस एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, जो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है, जो आपके लेबर रिफॉर्म्स एक्ट है, ये सब क्या बढ़ावा दे रहे हैं? आपके आर्थिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। क्या देते हैं? और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि बाय दिस वे इसी माध्यम से, यानी किसके? सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस के माध्यम से हम वेलफेयर कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे, उसे प्रूव करेंगे। बोलो बेटा, तो दोनों बातें समझ में आई आपको? आर्थिक न्याय जब आप पढ़ोगे 39A, कौन सा? 39 कैपिटल ए की बात कर रहा हूं, तो 39 कैपिटल ए जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है? फ्री लीगल एड के बारे में बात कर रहा है। ठीक है ना? इसका मतलब यदि आप अपने काउंसिल को नहीं अपॉइंट कर सकते हो, नहीं हायर कर सकते हो, तो ऐसी स्थिति में स्टेट इस बात को क्या कराएगा? मुहैया कराएगा। अर्थ के आधार पर कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित नहीं हो सकता है, कोई भी व्यक्ति डिप्राइव नहीं होगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक। ठीक है ना? इकोनॉमिक के आधार पर किसी को डिप्राइव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब उसे क्या प्रोवाइड किया जाएगा? उसे फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके लिए आपके यहां मैकेनिज्म बनाई गई है, और ये क्या बता रहा है? आपका इकोनॉमिक जस्टिस को। क्या इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ के जो भी मल्टी और विलेनायर हैं उनका केस पहले डील करेगी सुप्रीम कोर्ट, या जो आपके गरीब या निर्धन व्यक्ति हैं उनकी केस को बाद में डील किया जाएगा। नो, देयर इज नो एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के आधार पर उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इकोनॉमिक इक्वालिटी होगी, और यही क्या है? आपके यही इकोनॉमिक जस्टिस है। ये किसके द्वारा मुहैया कराया जाएगा? आपको किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा? ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। मैं आपको बता रहा था सोशल जस्टिस यानी सोशल इक्वालिटी। सोशल जस्टिस मींस सोशल इक्वालिटी। अब आप देखिए, आपके इस संविधान के द्वारा इस सोशल जस्टिस को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है। आपने देखा आर्टिकल 17 देखते हैं आप, तो आर्टिकल 17 में क्या बातें की गई हैं आपके यहां? कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसका मतलब कि भारत के संविधान के लागू होने के बाद से अनटचेबिलिटी को क्या किया जाएगा? अबॉलिश किया जाएगा। नो पर्सन कैन डू द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो है वो इसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। इसका मतलब आज की डेट में जो सोसाइटी है आपकी, ना तो कोई व्यक्ति ऊंच है, ना ही कोई व्यक्ति क्या है? नीचे। इसका मतलब हर कोई क्या है? इक्वल है। हर कोई व्यक्ति क्या है? इक्वल है। और यही सामाजिक जो इक्वालिटी है, जो सोशल इक्वालिटी है, यही क्या है आपका? यही क्या है? सोशल जस्टिस है। ये क्या है? आपकी सोशल जस्टिस है। इसी तरीके से आर्टिकल 18 है, तो आर्टिकल 18 आपका क्या कहता है? क्या कहता है? बोलो बेटा, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल। इसका मतलब अब वो नाइटहुड की उपाधियां जो है, जो सर की उपाधि है, जो राय बहादुर की उपाधियां, इन सारी उपाधियों को क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। जिसके आधार पर आपको प्रोटोकॉल दिया जाता था। क्या दिया जा रहा था? प्रोटोकॉल दिया जा रहा था। ऐसे प्रोटोकॉल्स को क्या किया जाएगा? समाप्त किया जाएगा। बोलो बेटा, ठीक है ना? ठीक है, तो ऐसे प्रोटोकॉल्स को क्या किए जाएंगे? समाप्त किए जाएंगे। ठीक है, वंस अगेन इस स्पेस। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो
ऐसे प्रोविजन है, इसके द्वारा सोशल इक्वालिटी यानी सोशल जस्टिस को क्या किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। मेरी बात आप समझ पाए। आर्टिकल 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये किसको बढ़ावा दे रहा है, आपके डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को बढ़ावा देता है। आर्टिकल 39A, 39 एंड 38 ये प्रोविजन जो है वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, आपके ये किसके बारे में बात करते हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के बारे में बात कर रहे हैं। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ठीक है, कि कंफ्यूज मत करिएगा। कौन सा 38 जो वेलफेयर के कॉन्सेप्ट की बात करता है, जहां पे सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात किया है, इन माध्यम से हम क्या करेंगे, वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को प्राप्त करेंगे। दूसरा जो है आपका 39 कैपिटल ए की बात कर रहा है, और 39A जो आपके ए से लेकर के कहां तक है, एफ तक है। बोलो कहां तक है, ए एफ, बोलो बेटा ए एफ, ठीक है ना, ए से लेकर के एफ तक। और ये जो प्रोविजन है आपका, ये किसके बारे में बात कर रहा है, आपके ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, वितरणात्मक न्याय के बारे में बात करता है। ये सारा का सारा जो प्रोविजन है आपके डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब जरा देखिए, जब आप 39 बी और सी पढ़ते हैं, कौन सा पढ़ते हैं आप, बी एंड सी, बोलो बेटा बी एंड सी, यानी इसका मतलब आपके जो फिजिकल रिसोर्सेज होंगे उस पर क्या होगा, सभी का बेहतर हित हो, यानी उनका कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए, उस पर ओनरशिप और कंट्रोल किसी इंडिविजुअल का नहीं होना चाहिए। ये क्या है आपका, यानी समाज में समताकरण की बात करता है। किसके बारे में बात करता है, समाज में सोशल जस्टिस की बात कर रहा है। किसके बारे में, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के बारे में बात कर रहा है, या सर नो। तो बी और सी का जो प्रोविजन है इस बात को संपुष्ट करता है, किसको, आपके डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को। आर्टिकल 39A जो है ये आपके इकोनॉमिक जस्टिस को क्या कर रहा है, संपुष्ट करता है। 17 और 18 जो मैंने आपको बताया, ये क्या बता रहा है, सोशल जस्टिस को इंप्रूव करता है। किसको कर रहा है, मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारा जो संविधान होगा इस बात को क्या कर रहा है, सिक्योर करेगा, इस बात की प्रॉमिस किया हुआ है, इसका कमिटमेंट है कि वो क्या प्रोवाइड कराएगा, क्या मुहैया कराएगा, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। अब आते हैं पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस इक्वेट विद द पॉलिटिकल इक्वालिटी, इसका मतलब हर व्यक्ति जो है वो पॉलिटिकल अफेयर्स में और पॉलिटिकल मैटर्स में क्या होगा, पॉलिटिकल अफेयर्स में वो इक्वल हो, उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, यानी पॉलिटिकल इक्वालिटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके ऐसे पॉलिटिकल अफेयर्स में, यानी कंटेस्ट कर सके, या अपने आप को सपोर्ट कर सके, या किसी पार्टी का फॉर्मेशन कर सके, या वो ऐसा वोट कर सके, या अपने आप को विड्रॉ कर सके, ये इक्वालिटी है हर में, तो ये माना जाएगा कि क्या है, आपके पास पॉलिटिकल जस्टिस है। मैंने आपसे बताया कि आपके यहां आज कोई भी व्यक्ति जो है वो क्या कर सकता है, पार्टी का फॉर्मेशन कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है, चुनाव से अपने आप को विड्रॉ कर सकता है, किसी पार्टी को वो सपोर्ट कर सकता है, बोलो तो। और ये किसके द्वारा है, ये हमारे संविधान के द्वारा इस बात को क्या किया गया है, प्रूव किया गया है। और आप जब आर्टिकल 325 आप देखते हो तो 325 में ये बताया गया कि किसी भी व्यक्ति को वोट देने से इन ग्राउंड्स के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, और उनकी जो वोट वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी। और यही क्या है, ये पॉलिटिकल जस्टिस की बात है। इसका मतलब जेंडर के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। मैं अमेरिका की बात करता हूं, इस्लामिक कंट्रियों की बात करता हूं, ऐसे बहुत सारी कंट्रियां हैं जहां पे वोटिंग राइट्स जो है वो वोटिंग राइट्स क्या कर दिए गए, वोटिंग राइट्स बाद में दिए गए। अभी सऊदी अरब की बात कर रहा था मैं, सऊदी अरब में जो वोटिंग राइट्स दिया गया वो 2015 में दिया गया। अमेरिका जो है वो 150 साल बाद अपने यहां महिलाओं को वोटिंग राइट्स देता है। लेकिन हमारा जो संविधान है उसने पॉलिटिकल अफेयर्स में, पॉलिटिकल मैटर्स में किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। और इसी को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए आप देखिए अभी 106वां संविधान संशोधन करके पार्लियामेंट में लॉ पास किया गया, और यह बताया गया कि हमारी लोकसभा में, हमारी राज्य विधानसभा में और दिल्ली यूनियन टेरिटरी की विधानसभा में महिलाओं की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 1/3। ये क्या बता रहा है, आपका पॉलिटिकल जस्टिस को बढ़ावा दे रहा है। क्या दे रहा है, पॉलिटिकल जस्टिस को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोविजन है संविधान में। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैं आपसे बताया, जो जस्टिस के बारे में आपके यहां बताई गई है। और इसके आगे जो आने वाले प्रोविजन है उसको एलेबोरेट वे में फिर से देखा जाएगा जब मैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस करूंगा, तो प्रियम्बल को फिर से लेके आऊंगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।